हाँ बच्चों, आज आप लोगों का टॉपिक है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संबंध। वैद्युत बल को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इसलिए इसे Fe से, और गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए इसे Fg से इसमें दर्शाया गया है। तो इसके लिए कूलाम के नियम का और न्यूटन के नियम का, दोनों नियम का प्रयोग करके हम इनके बीच संबंध निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कूलाम के नियम से Fe का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो कूलाम के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ हमें निकालना है Fe और Fg के बीच संबंध। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं जिस पर माइनस आवेश, और एक दूसरा है प्रोटॉन जिस पर प्लस Q आवेश है, और इनके बीच की दूरी को स्मॉल r मान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी स्मॉल r। अब इसका जो आवेश होता है प्रोटॉन का, इसे QP से, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे QE से प्रदर्शित करेंगे। तब इसमें क्या हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QP इंटू QE अपान R स्क्वायर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है माइनस में, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस में। यानी दोनों में प्लस माइनस का केवल अंतर है। लेकिन जब यहाँ पर हम किसी डेरिवेशन में इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ केवल इसका परिमाण लेंगे, यानी जो इसका मान होता है केवल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और QE का भी मान 1.6 × 10⁻⁻19 अपान R स्क्वायर। ये हो गया Fe का मान। इसे समीकरण 1 कर लीजिए, या थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुणा करिए, 1.6 का 1.6 में गुणा करेंगे तो आएगा 2.56 गुणे 10⁻⁻19, और 10⁻⁻ यहाँ पर 19 है, तो समान आधार पे घातें जुड़ेंगी। 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो आधार समान हो गया, इसलिए घातों को जोड़ देंगे। 10⁻−38 हो जाएगा, दोनों माइनस है इसलिए 38 माइनस में, अपान R स्क्वायर। ये हो गया Fe का मान। इसे समीकरण 1 बना लीजिए। एक कूलाम के अनुसार वैद्युत बल का मान आ गए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2.56 गुणे 10⁻−38 बटे R स्क्वायर। या इसका भी मान होता है, इसे भी रखेंगे, या तो रख दीजिए इसको। 9 गुणे 10⁻9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10⁻9। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए न्यूटन के नियम से निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान। न्यूटन के नियम से इनके अनुसार
एफ जी का मान कितना होगा? कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। एफ कैपिटल जी, इसका मान कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 और यहाँ m1 को me रखना है या प्रोटॉन का रखिए me अपान आर स्क्वायर 6.67 गुणे 10 की घात -11 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों रख दीजिए इसमें। 1.67 गुणे 10 की घात -31 और इसका होता है 9.1। इधर शायद नहीं दिखेगा। छः 6.67 गुणे 10 की घात -11 और me का मान रखेंगे 1.67 गुणे 10 की घात -31 और mp का मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -28 बटे आर स्क्वायर। इसको हल करेंगे आगे। 6.67 गुणे 10 की घात -11 घातों को एक साथ जोड़ दीजिए, सब में आधार समान है इसलिए घातें जुड़ेंगी। 28, 31 और 11 को जोड़ेंगे 10 की घात, पहले इसको 1.67 इंटू 9.1 तीनों को जोड़ लेंगे तो 2, 8, 10 हो गया। 10 को 0, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8 हो जाएगा। बटे में आर स्क्वायर अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। पावर माइनस में रहेगी। आठ 1, 9, 1, 10 के 0 हो गया। 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7 होगा। सॉरी, ये 70 आएगा पावर में। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। एफ जी की वैल्यू आ गई इतना, समीकरण 2 हो गया। अब हमें इनमें संबंध निकालना है एफ ई और एफ जी में। तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे पहले वाले समीकरण में दूसरे से। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एफ ई अपान एफ जी हो जाएगा। इधर एफ ई अपान एफ जी, ये कितना होगा, इसका पूरा मान रख दीजिए। तो ये 9 घात इसमें से और घटा देंगे तो 9 गुणे 2.56 गुणे 38 में से 9 निकाल देंगे तो 29 हो जाएगा। 10 पावर -29 और बटे में आर स्क्वायर, देखिए यहाँ भी है आर स्क्वायर, यहाँ भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला मान 6.67 गुणे 1.67 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात
माइनस में 70 है। अब यहाँ पर 29 है, ये 70 ऊपर जाएगा तो घटाइए 11 70। इन सब जो बाकी के मान हैं इनको छोड़ दीजिए, केवल घातों को ले लीजिए। तो एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे इसको तो आएगा 10 पावर 41 प्लस में, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो 70 में से 29 निकालेंगे तो 41 आएगा। अब एफ ई इज इक्वल टू एफ जी इंटू 10 पावर 41। ये 41 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मान चेंज होंगे, लेकिन लगभग में ये है। ये क्या है? 10 की घात 41 के लगभग बराबर है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि एफ ई का मान एफ जी के मान से 10 की घात 41 गुना है। अतः स्पष्ट है वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है, जिसका अनुभव आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। इस पर जैसे इसके लिए आया था ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो और भी पदार्थों के लिए आ सकता है या अन्य तत्वों के लिए भी इसका मान पूछा जाएगा, हाइड्रोजन के लिए जैसे। और यहाँ प्रोटॉन लिया गया था तो अल्फा कण पूछ लिया गया। तो इन सब पर आप सवाल लगाएंगे और जो भी समस्या होगी उसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अपना क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से आवेशित कणों का भी क्षेत्र होता है। तो आवेशित कणों के लिए ये परिभाषा होगी कि ये अपने चारों ओर किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित जितनी दूरी तक कर सकते हैं उसे ही इनका क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। कोई आवेशित कण अपने चारों ओर जिस क्षेत्र में या फिर जितने क्षेत्र में वैद्युत बल का या आकर्षण या प्रतिकर्षण, इन्हीं को वैद्युत बल कहते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ई का मतलब अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी कैपिटल ई से ही प्रदर्शित किया है, दोनों एक ही चीज़ है, केवल ये वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाप होता है उसे कैपिटल ई से या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो अब इसका जो मापन किया जाएगा उसके लिए सूत्र बता रहे हैं। चलिए परिभाषा नोट कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता की अंग्रेजी होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एकांक आवेश या फिर एकांक धन आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू है, इसे क्यू जीरो भी माना जाता है, परीक्षण आवेश भी इसे कहते हैं। तो क्यू है, इस पर जो बल लगेगा, इस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको प्रदर्शित करने की बात है तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत बल क्या होता है, कैपिटल एफ, और ये किस पर लग रहा है, क्यू जीरो पर। तो E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दीजिए कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम से एफ की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपान, जब यहाँ परीक्षण आवेश है तो दूसरे आवेश के लिए एक दूसरा आवेश यहाँ मान लेते हैं प्लस क्यू है, और इससे कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश है, तो इनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर, ये तो हो गया कूलाम के नियम से बल का मान, और यहाँ क्यू जीरो बटे में है तो क्यू जीरो कर देंगे। अब क्यू जीरो से क्यू जीरो कट गया, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। कितना आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो साधारण फार्मूला है इसका। अब इसके लिए और आगे दो नियम हैं या फिर दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। एक स्थिति है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। तो आज बताया जाएगा आप लोगों को अक्षीय स्थिति में। इससे पहले कुछ पॉइंट आप लोग देख लीजिए, जैसे वैद्युत बल रेखाएं। इसके पहले वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस पर कुछ बातें करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं ध्यान से देखिए, आ जाएगा समझ में। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आप लोग ये जानिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश माइनस क्यू है। अब यहाँ पर कहीं भी एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। एक ऐसा आवेश है Q0 परीक्षण आवेश। तो ये बताइए दोनों समान चिन्ह वाले हैं ना? हाँ, समान चिन्ह वाले हैं।
तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। इनमें कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को दूर करेंगे ये। और यहाँ जो माइनस क्यू आवेश है ये क्या करेगा? प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसी प्रकार से इस परीक्षण आवेश को जहाँ जहाँ ले जाएंगे ये अपना संकेत करेगा किसकी ओर? प्लस से माइनस की ओर। तो इस प्रकार से हमें एक वक्र प्राप्त होगा। ये वक्र ये इसी चीज़ को दर्शाता है, यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। कौन? परीक्षण आवेश का जो पथ होता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए इसको यहाँ ले जाएंगे तो एक इधर से बनेगा, और फिर इसी प्रकार से जहाँ जहाँ इसका जो प्लस क्यू जीरो है इसका स्थानांतरण करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हमें एक वक्र प्राप्त होगा। इसी पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या फिर प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू की ओर जाने वाला जो पथ होता है उसी पथ को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे इनका जो गुण होता है उसे बता रहे हैं। पहला पॉइंट है ये बल रेखाएं प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती हैं और इनका जो पथ होता है वक्र होता है, या फिर वक्राकार, वक्र के आकार का। और दूसरा है एक दूसरे को ये काटती नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में कि बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो अब देख लीजिए, इसके लिए मान लीजिए एक बिंदु है, एक बल रेखा इधर से है और दूसरी बल रेखा इधर से है। ये मान लो दोनों एक दूसरे को काट दी। अब काट दी तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगी और एक दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगी। हो गया। अब बताइए, आप लोग गणित भी पढ़ते होंगे, शायद कुछ लोग इसमें गणित भी पढ़ने वाले हैं, तो गणित वाले ये बताएं कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ, केवल एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ जो बल रेखाओं की बात है, इन पर तो दो रेखाएं खींची गई, तो ये कल्पना हमारी क्या है? गलत है। यही कारण है कि बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक पॉइंट इसमें और है, तीसरा। अब मान लीजिए कुछ बल रेखाएं इससे निकली हुई हैं और दूसरा कोई आवेश यहाँ पर दो ठो रख दिए जाएं, तो इससे निकलेंगी कुछ बल रेखाएं। तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी ये लंबवत होगी, यानी एक द्विध्रुव के पास अगर दूसरा द्विध्रुव रखा जाएगा तो उनके बीच जो बल रेखाएं होंगी एक दूसरे से लंबवत रहेंगी, लंबवत बल रेखाएं। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
इसके लिए एक चीज़ और जानना जरूरी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब जिस पर आवेश समान हो और जो इनका चिन्ह होगा, यानी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। समान आवेश परिमाण में तो समान रहेंगे, लेकिन दोनों धनात्मक और ऋणात्मक, ये वाला माइनस क्यू है, और इनके बीच की कुल दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश या फिर वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश उपस्थित होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है, इसका गुणनफल करने पर प्राप्त मान को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू होता है आवेश का मान Q है और इनके बीच की जो दूरी है या कुल लंबाई कितनी है, 2L है। गुणा कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 को आगे, संख्या को आगे लाइए और बाकी जैसे हैं उसी प्रकार से छोड़ दीजिए। तो आ गया P इज इक्वल टू 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका प्रयोग इसमें होगा, इसलिए इसे बताया गया। इसे भी नोट कर लीजिएगा। यानी द्विध्रुव पर जो आवेश उपस्थित है उसका परिमाण और इनके बीच की जो लंबाई है, इसके गुणनफल को द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P की वैल्यू यहाँ है 2QL। अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसके कारण है ये? द्विध्रुव के कारण। तो ये एक द्विध्रुव ले लीजिए जिसकी लंबाई 2L है। 2L लंबाई का एक द्विध्रुव ये भी है, यहाँ पर A यहाँ पर B, यानी दोनों सिरे A और B हैं। A पर प्लस Q आवेश है और B पर माइनस Q आवेश है। अब इसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ाएंगे, इधर चाहे इधर बढ़ाइए, तो यही जो पथ होगा यही अक्षीय कहलाता है, यानी इसका अक्ष। तो इस पर किसी बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु P है, यहीं P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए माइनस Q क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। यहाँ पर परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश धनात्मक बिंदु आवेश होता है, तो इसकी ओर आकर्षित होगा। तो माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा P से B की ओर होगी, और ये प्लस Q है, प्लस Q की दिशा A से B की ओर, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा इधर होगी। यानी इसको मान लेते हैं E प्लस Q की दिशा A से P की ओर, और इसका जो E माइनस Q है इसकी दिशा होगी P से B की ओर। अब पहले E प्लस Q के कारण निकालिए चाहे E माइनस Q के कारण निकालिए। तो इसके लिए हमें इसका जो मध्य बिंदु O है इसका भी निर्धारण करना पड़ेगा। तो इसे मान लेते हैं O है। जब ये मध्य बिंदु है तो इधर वाली लंबाई, इधर वाली ये 2L है, आधा आधा हो जाएगी, L इधर हो जाएगा और L इस तरफ हो गया। अब देखिए जब माइनस Q के कारण निकालेंगे तो ये वाली दूरी काम करेगी। एक चीज़ और, O से जो बिंदु P है इसकी दूरी को मान लेते हैं स्मॉल r। स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक है? बिंदु O से P तक। अब ये वाली दूरी क्या होगी? माइनस Q से Q0 तक या फिर P से B तक की दूरी ये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर R यहाँ तक है O तक, तो O में से, इसमें से R में से अगर इतना निकाल देंगे तो इतना बचेगा।
तो यही हो गया R माइनस L। अब A तक की दूरी अगर निकालेंगे P से तो ये होगा R प्लस L। कैसे होगा देख लीजिए, इतना L है और इतने का R पता है, तो R में अगर यही L जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी निकल जाएगी। अब चलिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो इस चित्र को आप लोग पूरी तरह से तैयार करिएगा, क्योंकि चित्र ही किसी भी डेरिवेशन की जान है एक प्रकार से, इसलिए इसे तैयार करिएगा। और अब चलते हैं, हेडिंग वोडिंग डाल लीजिएगा, उपपत्ति या फिर प्रूफ। उपपत्ति में इसका चित्र बनाओगे। चित्र के बाद मान लेना, माना बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। ये एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माइनस Q के कारण एक बार निकालेंगे और प्लस Q के कारण निकालेंगे। दोनों को निकालने के बाद इनका परिणामी निकाल देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब माइनस Q के कारण पहले निकालिए। माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे E माइनस Q माना गया है यहाँ पर। E माइनस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, BP है। BP चाहे PB लिखिए। दिशा क्या होगी, दिशा इसकी है P से B की ओर। PB अब इसका मान रख दीजिए, PB का मान R माइनस L 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर होगा। ये समीकरण 1 हो गया, E माइनस Q। स्क्वायर है यहाँ पर समीकरण 1। इसके बाद अब माइनस Q हो गया तो प्लस Q के कारण निकालिए। प्लस Q के कारण निकालेंगे तो यही चिन्ह केवल बदल जाएगा। चलिए अच्छा इसको भी निकालते हैं। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q के कारण E प्लस Q माने हैं इसको, तो E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP। AP का स्क्वायर, इसकी दिशा A से P की ओर है तो AP हो जाएगी दिशा। अब AP का मान रख दीजिए। AP का मान देखिए यहाँ R प्लस L है, तो E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण में कौन ज़्यादा है और कौन कम है। इसमें R माइनस L से भाग दिया गया, यानी कम।
कम से भाग दिया गया और इसमें r प्लस एल से ज़्यादा से भाग दिया गया है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली कम होगी। तो परिणामी जब निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। क्यों बड़ा है? कुछ लोग तो इसे बड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन ये गलती मत करिएगा। जैसे देखिए 5/2 और 5/4, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये 5 में 2 लोगों को देना है और ये 5 में 4 लोगों को देना है, तो ये 2 लोगों वाला जो होगा वो ज़्यादा हिस्सा होगा, इसलिए ये बड़ा है। यानी इसमें कम लोगों को या फिर कम से R में से L घटा करके तब भाग किए हैं और इसमें R में L जोड़ करके तब भाग किए हैं, इसलिए E माइनस क्यू वाली वैल्यू अधिक है। अब हल करिए इसको। E माइनस क्यू का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब घटा दीजिए, देखिए इतना कामन है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना कामन है, तो दोनों में कामन कर लिए। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कामन हो गया, यहाँ बच गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसका LCM लेके हल करिए। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होगा LCM? देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला है, a वर्गांतर वाला, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है दोनों पर, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर इससे भाग करिए, इसमें जितना आता है उसका गुणा ऊपर करिए। R माइनस L का करेंगे तो R प्लस L आएगा होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें कितना होगा? R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी करिए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ पर आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस में R स्क्वायर माइनस L, अच्छा रुकिए, अभी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL होगा, लेकिन जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो जितने चिन्ह हैं सब बदल जाएंगे। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए माइनस का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। देख लीजिए, जो प्लस था वो माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस। अब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए R स्क्वायर L स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
इंटू आर 2RL 2RL 4RL हो गया अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद चलिए वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2QL एक साथ कर दीजिए 2QL इंटू R हो गया और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2QL को क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। अभी पहले बताए थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू P इंटू R और नीचे है एक चीज़ और यहीं पर चूँकि R इज L इज वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर को उपेक्षित करने पर, उपेक्षित करने का मतलब अब जो इसमें बना था द्विध्रुव यहाँ से यहाँ तक L था, लेकिन R का जो डैश डैश दे के दूरी दर्शाया गया था, यानी ये बहुत ज़्यादा दूरी थी। तो R की तुलना में जो L है ये बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। इसलिए इसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि गणना बहुत ही टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं उपेक्षित करने पर। अब L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? R स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी और एक पावर ऊपर भी है R की एक घात, तो एक घात यहाँ से कटेगी। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान, देखिए यहाँ से एक घात कट जाएगी तो यहाँ 1 और ये 2। रुकिए, अच्छा एक बार और इसको लिख लीजिए। R इंटू R की पावर 4 है, 4 में से एक घात निकाल देंगे तो 3 घात बचेगी, यही 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। यही है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। न्यूमेरिकल में P की वैल्यू और R की वैल्यू दी रहेगी, तो E का मान निकालना रहेगा, या P और E का दिया होगा R का निकालना होगा, या E और R का दिया होगा P का निकालना होगा। इन तीनों में से 2 मान ज्ञात होंगे और एक मान निकालना पड़ेगा। तो इस पर प्रयास करिएगा सवालों को लगाने का। अगला टॉपिक अब दूसरे दिन। तब तक के लिए नमस्ते।